हेलो गाइस, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका देश का नंबर वन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर। और मैं अनअकैडमी यूपी एग्जाम से आपके साथ जुड़ रही हूँ, डॉक्टर नसर। गाइस, समय हो गया है 10 बज गए और समय हो गया है हमारे साइंस एंड टेक की क्लास का। तो चलिए, आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं गाइस, कल मैंने आपको सेल के बारे में काफी कुछ रिवाइज कराया था और आप लोगों का बहुत अच्छा फीडबैक हमें मिला है। तो वहीं से आगे बढ़ेंगे। सेल के अगले पार्ट पर मैं आपसे जुड़ूंगी आज की कक्षा में। तो चलिए शुरू करती हूँ आज का क्लास। और क्लास शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे आप लोगों के लिए क्या क्या है। अनअकैडमी इस समय पूरे वर्ल्ड का, इंडिया का तो नंबर वन है ही गाइज, इवन हम वर्ल्ड लेवल पर अभी पहुंच चुके हैं। तो ये बहुत खुशी की बात हमारे लिए। स्पेशल क्लासेस के बारे में सबसे पहले गाइज आपको बताऊंगी। रैना 10 कोड एक तो आपको लगाना है जब भी आप अनअकैडमी पे कहीं पर भी किसी भी नई कक्षा में पहली बार जाते हैं, तो रैना 10 कोड आपका लगाना। गाइज, आप डेली मेरा क्रैश कोर्स बैच ज्वाइन कर सकते हैं। क्रैश कोर्स का समय गाइज थोड़ा सा मैंने चेंज करा है। क्रैश कोर्स का समय हमारा रहेगा 8:30 बजे से 9:30 बजे तक रात को। 8:30 टू 9:30 PM ये हमारा समय रहेगा। आप इस टाइम पर मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। इकोनॉमी का क्रैश कोर्स चल रहा है और बहुत जबरदस्त क्रैश कोर्स से चल रहा है और फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें आपको कुछ नहीं करना, बस आना है, अपना मोबाइल में ऐप डाउनलोड करना है। स्पेशल क्लास में मेरा प्रोफाइल लिंक आपको इस वीडियो के नीचे नजर आ जाएगा गाइज, वहां से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, इसके अलावा गाइस हमारे पास अभी कुछ जबरदस्त एकेडमिक ऑफर्स चल रहे हैं। अगर इस महीने आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो हम आपको 15,000 प्रैक्टिस सेट का एक क्वेश्चन बैंक दे रहे हैं और उसके अलावा वीकली ऑब्जेक्टिव टेस्ट, मेंस का टेस्ट सीरीज विद मॉडल आंसर्स एंड 10 साल के पीवाईक्यूज यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये सब कुछ आपको मिलता है बंडल ऑफर में अनअकैडमी के अभी के सब्सक्रिप्शन के साथ। और साथ ही में सारे नाम की अभी यूपीएसआई के एग्जाम्स के लिए, हालांकि पोस्टपोन्ड हो गया है एग्जाम, हमें पता चला है कि, लेकिन फिर भी आपके लिए फ्री टेस्ट सीरीज लगातार चल रही है। डेली 6 बजे शाम को आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। मिशन खाकी हमारे प्लस वाले बच्चों के लिए दिन में 2 बजे पूरा मॉक टेस्ट ये हम आपको कवर करा रहे हैं। मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफर गाइस। तो अकेडमिक ऑफर्स के साथ साथ हम आपको 3 महीना 1 साल पर और 4 महीना 2 साल के सब्सक्रिप्शन पर ऑफर दे रहे हैं। तो गाइज, अगर आप सिर्फ सोच रहे हैं कि भाई अकेडमी का सब्सक्रिप्शन लेना है तो फटाफट से देर मत करिए, तो ले लीजिए, सोचिए मत। और प्रज्ञा बैच, ये धनंजय सर आपके करंट अफेयर्स के लिए और बैच कोर्सेज उन्नत, इसमें मैं गाइज आपके लिए 15 अक्टूबर से लेकर आ रही हूँ एनवायरमेंट, इकोलॉजी, पर्यावरण और पारिस्थितिकी। दोपहर में 2 से 3 बजे का मेरा शेड्यूल है। आप एनरोल कर ले इस बैच को, ऑनलाइन लाइव हो चुका है। मेरे प्रोफाइल में जाए, नीचे आपको बैच नजर आ जाएगा, बैच कर दे बैच। चलिए, ये सारे गाइस सब्सक्रिप्शन आपको मिलते हैं केवल एक सब्सक्रिप्शन पे। सारे बैच कोर्सेज आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन के साथ। जैसे मैं आपको बता देती हूँ गाइस, अनअकैडमी का जो अभी प्राइस है वो है 24 महीना 550। और अगर आप 12 महीने का लेते ईएमआई पे ऊपर, इसमें आपको नो कॉस्ट ईएमआई यानी कि कोई इंटरेस्ट आपको नहीं देना है। 750 रुपए पर आप पर मंथ के हिसाब से अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन को ले सकते हैं। उसके अलावा गाइज, लाइव मॉक टेस्ट क्विजेज आपके चल रहे हैं। डिस्काउंट ऑन सब्सक्रिप्शन वुड बी अराउंड 10%। तो ये भी आप रेना 10 कोड लगाकर इस अद्भुत डिस्काउंट को ले सकते हैं। उत्तर बिहार वालों के लिए भी हमारे पास एक ऑफर है जिसमें हम आपको मात्र 350 रुपए महीना पर गाइज ये कॉम्बो दे रहे हैं। चलिए, बग्स बाउंटी। बग्स बाउंटी में गाइस हम आपको ये मौका दे रहे हैं कि अगर आप अनअकैडमी के लर्नर हैं और आपको यहाँ पे कोई भी चीज गलत लगती है तो आप उसकी शिकायत हमसे करिए। बी द फर्स्ट टू रिपोर्ट अ पर्टिकुलर इशू टू क्लेम योर प्राइस, और उसके लिए आपका नाम गुप्त रखा जाएगा। रिपोर्ट एनी अप्रोप्रिएट कंटेंट यूजिंग द फॉर्म इन द डिस्क्रिप्शन, वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। चलिए, तो गाइस शुरू करती हूँ मैं आज का क्लास। और दिस इज योर अनअकैडमी टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे बाद में अपने कॉमेंट जरूर दें हमें। चलिए, तो गाइज आज का जो क्लास हमारा रहेगा वहीं से जहां से कल छोड़ा था हमने आपके लिए, भाई हमने आपसे बात करा था कि हम सेल को पूरा आपसे डिस्क्राइब करेंगे और सेल के बारे में जानेंगे कि सेल के अंदर, यहीं पर हमने कल छोड़ा था आपसे कक्षा, तो कोशिका अंग यानी कि लिटिल ऑर्गेनल्स, जो कोशिका की जो पूरी मशीनरी है। मैंने आपसे कल बोला था कि भाई सेल सेल इज अ फैक्ट्री, सेल एक फैक्ट्री है। तो इस फैक्ट्री में भैया मजदूर भी होंगे और बहुत सारी मशीनरी भी होगी। तो गाइज ये सब आप हमारे साथ आज लर्न करेंगे बहुत अद्भुत तरीके से। तो अपना पेन कॉपी लेकर रेडी हो जाइए। चलिए गाइज, सबसे पहले एक बार रिवाइज करा देती हूँ। कल मैंने आपको काफी कुछ बताया, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, व्यक्तिगत सेल में, हमारे सेल में क्या फर्क है, कौन से किंगडम में क्या आता है, सेल में क्या क्या चीजें होती है अंदर से बाहर की तरफ, एनिमल सेल प्लांट सेल में क्या डिफरेंस, थोड़ा थोड़ा हमने आपको कल बताया था। वहीं से आगे चलेंगे। तो देखिए, थोड़ा सा पहले तो लोकेशन देख लेते हैं सेल के बच्चों। सेल में सबसे ये जो आपको दिख, दैट इज कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रिया।
इसको आप शरीर देखिए, आपका सेल एक फैक्ट्री है, तो फैक्ट्री को ऊर्जा की जरूरत होती है ना, फ्यूल की जरूरत होती है। तो यहाँ पर फ्यूल की तरह कौन काम करेगा? माइटोकॉन्ड्रिया। लाइसोसोम्स, साइडल बैग, इसको जो चर्चित नाम है वो बता रही हूँ फिलहाल आपको, इसको कहा जाता है आत्मदाह की पोटली, सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल। डीएनए आपको मैंने कल बताया था एग्जैक्टली डीएनए का लोकेशन कहाँ होता है, ये भी हमने कल आपसे बहुत अच्छे से डिस्कस करा था। बिल्कुल केंद्रिका के अंदर एक केंद्रिका होती है और आपको डीएनए, क्रोमोसोम्स, क्रोमेटिड फाइबर, ये सब कुछ आपको वहीं। इसके अलावा ये जो आपको ये लिपिया लिपिया सी मिल रही है, ये देखिए, ये इस तरह के जो चैम्बर्स यहाँ बने हुए हैं, इसको कहा जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये बाहर की तरफ जो आपको चपटी चपटी प्लेट्स नजर आ रही है, ये आपका हो गया गोल्जी बॉडी। बच्चों, गोल्जी बॉडी को सेल का ट्रैफिक पुलिसमैन या पैकेजिंग मिनिस्टर या ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, बहुत सारे नाम है इसके, क्योंकि काम बहुत सारे हैं और बहुत इंपॉर्टेंट आपके सेल का ये पार्ट है। ठीक है, चलिए जानते हैं इनके बारे में एक एक करके आराम से। और आप अपने पास पेन कॉपी लेके बैठ जाएं, और जो भी मैं बताती जा रही हूँ, मैंने आपसे बोला था कि डाउट क्लास हम एक, जब ये टॉपिक खत्म हो जाएगा उसके बाद एक साथ हम आपकी डाउट क्लास उठा लेंगे। और प्लीज सभी बच्चों को प्रणाम, नमस्कार जी, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करिए, जो बच्चे अभी भी वीडियो पर आए हैं लाइक शेयर करते रहिए, यस, रुकना नहीं है आपको। नमस्कार, चलिए अगला आगे चलते बच्चों। सबसे पहले बात करेंगे न्यूक्लियस की। तो देखिए, न्यूक्लियस की लोकेशन देख लीजिए गाइस, न्यूक्लियस का जो लोकेशन है आपको बिल्कुल सामने साफ नजर आ रहा होगा, बीचों बीच। और इसके अंदर आपको ये कुछ धागे नजर आ रहे होंगे, ये हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वाला एक डायग्राम यहाँ लगाया है। तो कैन यू सी गाइस कि यहाँ पर आपको ये धागा धागा नुमा, ये देखिए, क्या आपको नजर आ रहा होगा यहाँ। तो सबसे पहले बच्चों, न्यूक्लियस की खोज किसने की? कल हमने सेल के बारे में आपको बताया था, रॉबर्ट हुक 65। तो इस न्यूक्लियस को सबसे पहले किस लिखा था? 1831 में रॉबर्ट ब्राउन। बच्चों, कहीं कुछ नहीं होता तो कई बार यही क्वेश्चन आ जाता है पेपर में। खोजा था न्यूक्लियस को रॉबर्ट ब्राउन ने। न्यूक्लियस के अंदर बच्चा जी एक और केंद्रक के अंदर एक और केंद्रक होता है जिसको केंद्रिका बोलते हैं, यानी कि इंग्लिश में उसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोलस। ये बहुत डेंस मटेरियल होता है और एग्जैक्टली जो आपका क्रोमोसोम होता है, जो आपका गुणसूत्र होते हैं, कल हमने डिस्कस करा था, प्रजाति के हिसाब से हमें क्रोमोसोम्स मिलते हैं। ठीक है, तो वो क्रोमोसोम्स का जो एग्जैक्ट गुणन होता है, जो एग्जैक्ट आपका कैरियोग्राफी होती है, वो कहाँ पर होता है? वो यहीं पर लोकेटेड होता है। कहाँ पर? न्यूक्लियोलस के अंदर। चलिए थोड़ा सा और जानते हैं बच्चों। कल मैंने आपको बताया भी था कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं कुछ इस तरीके के नजर आते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जैसे सेल के अंदर कल हमने, मैं इसलिए कल कल बार बार बोल रही हूँ क्योंकि कल ही हम सब पढ़ चुके हैं। तो अगर आपने कल का क्लास वॉच नहीं करा है तो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, प्लीज उसको वॉच कर लीजिएगा। देखिए बच्चों, न्यूक्लियोप्लाज्म जैसे कि सेल में एक द्रव्य होता है उसको आप साइटोप्लाज्म बोलते हो, वैसे ही न्यूक्लियस के अंदर एक द्रव्य होता है जिसको न्यूक्लियोप्लाज्म यानी कि केंद्रिका द्रव्य कहा जाता है। ठीक है, और केंद्रिका द्रव्य के अंदर ये सॉरी धागे धागे नामक जो फाइबर होते हैं, जाले होते हैं, ये बहुत बारीक बारीक जो जाले होते हैं, ये आपको वहां पर नजर आते हैं बच्चों। ठीक है, और इसको क्या बोला जाता है? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस फाइबर? वी कॉल इट क्रोमेटिन। और कल मैंने आपको इसका पूरा बताया भी था कि भाई क्रोमेटिन फाइबर जो होता है ये प्रोटीन और डीएनए का बना होता है। ठीक है, तो इनको हम क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम। एंड क्रोमोसोम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स, प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन? ये पेपर में आता है गाइस क्वेश्चन, हिस्टोन प्रोटीन एंड डीएनए प्रोटीन। ठीक है, बट प्रॉपर डायग्राम आपको सारी चीजें हम इसलिए दिखा रहे हैं गाइस ताकि आपको साथ के साथ देखिए। अब ये न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस के अंदर ये देखिए कितना डेंस ये पार्ट है। कैन यू सी इट गाइस? बीच में बिल्कुल एक चुंबक की तरह ये लुगदी सी बनी हुई है। ठीक है, और यहाँ पर इसी पार्ट के अंदर आपको एक छोटा सा पार्ट और नजर आता है, ये दाने दाने आपको गाइस, कैन यू सी, पीला पीला छोटा छोटा बूंदी जैसे दाने आपको नजर आ रहे होंगे। ये क्या चीज है? वी कॉल इट राइबोसोम्स। और राइबोसोम्स को हम ज्यादातर जब हम पढ़ते हैं कभी या नॉर्मली क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो गाइस हम राइबोसोम्स को क्या बोलते हैं? वी कॉल इट प्रोटीन फैक्ट्री। क्या बोला जाता है इसको? प्रोटीन फैक्ट्री। इसका मुख्य काम होता है प्रोटीन्स को बनाना। अच्छा, यहाँ पर मैं आपसे एक एक्स्ट्रा बात चर्चा करूंगी जो इस स्लाइड में नहीं। बच्चों, राइबोसोम्स हमेशा से हमारे साथ रहे, यानी कि जब जीवन की शुरुआत हुई बैक्टीरिया के द्वारा। मैं बार बार बैक्टीरिया को इसीलिए लाती हूँ क्योंकि कम से कम 5000 क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं भैया। तो हमें नहीं पता बैक्टीरिया में कब कहाँ से किस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए। तो गाइस, राइबोसोम बैक्टीरिया के पास भी हुआ करता था, यानी कि जब सृष्टि का शुरुआत हुआ। और उसके बाद चूंकि बैक्टीरिया में, फिर आपको याद दिला देती हूँ,
क्या होता है बैक्टीरिया? कौन सा सेल होता है? प्रोकैरियोटिक। कौन सा सेल होता है बैक्टीरिया? प्रोकैरियोटिक। तो बच्चों ये आपसे पेपर में आता है कि बैक्टीरिया के पास इनमें से कौन सा अंग नहीं पाया जाता था, या बैक्टीरिया के पास इनमें से कौन सा अंग पाया जाता था। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। यू हैव टू कॉन्स्टेंटली रिवाइज दीज डेटा, दीज मेटा डेटा। व्हाई? बिकॉज दिस हैज बीन आस्क्ड इन योर पेपर। ठीक है। और बच्चों अगर आप इतना भी याद नहीं रख पाओगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बिल्कुल हलवा चीजें होती हैं। दे जस्ट नीड अ बिट ऑफ रिवीजन फ्रॉम योर साइड। अगर आप इनको कॉन्स्टेंटली रिवाइज करते रहते हैं, आते जाते हैं, 2 4 5 दिन में उठा के एक बार देख लिया तो कुछ नहीं बिगड़ता है यार। इसको बस खा के हल्का सा देखना है और याद आ जाएगा आपको। आ गया समझ में? चलिए। तो बैक्टीरिया के पास भी राइबोसोम्स था, लेकिन राइबोसोम उस टाइम पर जो था, बस उसका साइज, राइबोसोम एक मशीन है जो प्रोटीन बना रही है, प्रोटीन बना रही है। तो यहाँ पर मशीन का साइज कम हो जाएगा। यहाँ पर जो आपको राइबोसोम मिला वो आपको कौन से साइज का मिला? 70S। बच्चों एस जो होता है ये स्वेडबर्ग, राइबोसोम की यूनिट कही जाती है, ये भी मैं आपको बता देती हूँ, स्वेडबर्ग। ठीक है। ये पुराने जो बैक्टीरिया थे उसमें 2 साइज के हमें राइबोसोम मिले, एक 33S और एक 70S। और जो बच्चों जब हम प्रोकैरियोटिक से यूकैरियोट में हम लोग इवॉल्व हुए, हमारा आगे विकास हुआ और यूकैरियोटिक सेल्स आगे डेवलप हुए, यहाँ पर बच्चों ये 70S और 33S में से 70S गायब हो गया। और जितने भी राइबोसोम्स हमारी बॉडी में इस समय मिल रहे हैं, अगर आप उठा के देखिए तो आपको कौन से साइज का मिलेगा राइबोसोम्स? यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर आपको मिलेगा 80S। हो गई बात क्लियर? यानी कि बैक्टीरिया के पास भी था राइबोसोम, हमारे पास भी है राइबोसोम, बट फर्क किस चीज का है? क्योंकि उस समय किसी और तरीके के प्रोटीन्स बनाता, तो किसी और तरह की हमें डाई की जरूरत थी, किसी और तरह की मशीन की हमें जरूरत थी। और आज की डेट में जब हम कॉम्प्लेक्स जीवों की बात करते हैं, हम यूकैरियोटिक जीवों की बात करते हैं, इवन अमीबा, अमीबा भी बच्चों, अमीबा सिंगल सेल होता है लेकिन होता है यूकैरियोट। ये भी आपसे पेपर में पूछा जाता है, व्हाट इज द एग्जाम्पल ऑफ सिंगल सेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। 50 बार रिवाइज करा चुकी हूँ। एकल कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव कौन सा होगा? दोबारा बता देती हूँ, नोट करिए। सिंगल सेल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन सा है? अमीबा वाला, यानी कि अमीबा, पैरामीशियम, क्लैमिडोमोनास और यूगलीना। ये सारे नाम आपने पढ़े हुए हैं गाइस, और ये सारे किसके एग्जाम्पल है? कौन से किंगडम में आते हैं ये सब? दीज आर द पार्ट ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा। का पार्ट है ये? किंगडम प्रोटिस्टा का पार्ट है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अगला चलते हैं आगे। तो हम बात कर रहे थे आपसे राइबोसोम्स की, तो वही मैं आपसे बता रही थी कि न्यूक्लियोलस के ऊपर राइबोसोम्स होते हैं। और बच्चों यहीं से प्रोटीन कौन सा बनेगा, क्या होगा, तो सारा जो बनाने का काम है राइबोसोम्स का है। कहाँ पर है सिचुएटेड है ये? तो अब आपका क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि मैम क्या राइबोसोम यहीं पर होते हैं? नहीं नहीं नहीं, राइबोसोम अभी बाहर भी मिलेंगे। ये तो मैं अभी आपको न्यूक्लियस के अंदर का भी हम डिस्कशन करेंगे कि न्यूक्लियस के अंदर आपको ये कहाँ मिलता है। ठीक है, चलिए। तो अब जैसे ही देखिए राइबोसोम अंदर से बाहर आता है, स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक है, सही करेंगे बच्चों। राइबोसोम देखिए न्यूक्लियस में छेद होते हैं, छेदों को हम कहते हैं केंद्रिका छिद्र, यानी कि न्यूक्लियस पोर, और इन छिद्रों से राइबोसोम बाहर आता है। अब राइबोसोम को पता है कि भाई मुझे कौन सा प्रोटीन बनाना है, क्योंकि अंदर जो डीएनए बैठा हुआ था, डीएनए इज द बॉस ऑफ द सेल। डीएनए बताएगा कब का कहाँ कैसे होगा, कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा, किसका लाइफ कितना है, ये सब आपको कौन बता रहा है? ये सब आपको बता रहा है आपका डीएनए। तो बच्चों अंदर से डीएनए ने राइबोसोम्स को बोला, आरएनए को बोला। डीएनए सर किसको इंस्ट्रक्शन देते हैं? आरएनए सर को। और आरएनए सर किसको इंस्ट्रक्शन देते हैं? राइबोसोम्स को। और उसके बाद काम शुरू हो जाता है। तो बच्चों यहाँ पर जैसे ही राइबोसोम आपके न्यूक्लियस से बाहर आता है तो उसके पास काम होता है। कौन सा काम होता है भाई? बाहर आएगा, और बाहर देखिए जैसे ही न्यूक्लियस, ये बिल्कुल डायग्राम को साथ में देखिए, न्यूक्लियस के बाहर ही आपको जो ये प्लेटें प्लेटें नजर आ रही है बच्चों, ये सारा क्या है? इसी को आप लोग बोलते हो अंतःस्राव्य जालिका। क्या बोला जाता है इसको? अंतःस्राव जालिका।
है अंतःस्राव जालिका और इसी के द्वारा राइबोसोम, देखिए आपको छिद्र भी नजर आ रहे होंगे। कैन यू सी द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ग्राफिक इमेज बच्चों? ये पीला पीला जो आपको बॉल्स नजर आ रही है, जो उड़ती हुई आ रही है और जो चिपकी हुई है, ये बेसिकली किस पे चिपकी हुई है? बिल्कुल आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। अब ये क्या चीज होती है बच्चों? सबसे मुख्य बात, दो चीजें आपको बताऊंगी। यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको दो बातें बिल्कुल बहुत अच्छे से क्लियर करूंगी। जब भी बच्चों हम सेल के अंदर के कोशिका अंगों को स्टडी करते हैं तो दो चीजें आपको हमेशा याद रखनी है कि इसमें ये कितनी लेयर से बना हुआ है, यानी कि इसमें दो मेम्ब्रेन है कि सिंगल मेम्ब्रेन। ये मैं इसलिए आपसे कह रही हूँ क्योंकि मैंने कई बार देखा है कि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं तो वहां पर ये पूछ लेते हैं। तो सिंगल मेम्ब्रेन है कि डबल मेम्ब्रेन, ठीक है, ये आपको जरूर याद रखना है। अच्छा, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल अब जितने भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गन्स है आपके, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, या प्लास्टिड्स अभी पढ़ाऊंगी आगे, या गोल्जी बॉडी, या प्लास्टिड्स, गोल्जी बॉडी और माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, ये सभी डबल मेम्ब्रेन वाले होते हैं, यानी कि उनको पर दो आवरण होते हैं। यानी कि इनके अंदर से कोई चीज बाहर आ रही है, बाहर से अंदर जा रही है, तो उसे दो मेम्ब्रेन क्रॉस करना पड़ेगा। इस बात को बिल्कुल छोटा मत मानिएगा और ना बाईपास करिएगा। इंपॉर्टेंट चीज आपसे मैं बता रही हूँ। ज्यादातर टीचर्स ये स्किप कर जाते हैं, बताते नहीं है, भूल जाते हैं, मतलब उनको लगता है कि इंपॉर्टेंट नहीं। और सिंगल मेम्ब्रेन वाले कौन से हो जाएंगे? जिसके आगे सोम लगा है, जैसे राइबोसोम। बहुत अच्छी ट्रिक आपको याद करवा रही हूँ। लाइसोसोम, पैरोक्सीसोम, सेंट्रोसोम। तो जो जितने भी सोम सोम वाले हैं ये सारे, ये सिंगल मेम्ब्रेन से बने होते हैं। इनके बाहर एक ही परत चढ़ी होती है और ये बाकी जितने भी हैं ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होते हैं। तो ये आपको याद रखना है। आगे चल रही हूँ तो यहीं पर देखिए, अब यहाँ पर भी बच्चों आपको डबल आवरण नजर आ रहा होगा। और हाँ, एक चीज और आपको याद रखनी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम केवल यूकैरियोटिक कोशिकाओं में मिलता है, ऐसे बैक्टीरिया में दूर दूर तक। बैक्टीरिया बहुत सिंपल था। क्या था? बैक्टीरिया बहुत सिंपल था गाइस। अच्छा, अब समझने की बात ये है कि बेसिकली बच्चों ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ना आपका, ये दो तरीके का होता है। एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होता है स्मूथ, यानी कि चिकना। चिकना और खुरदरा तो हम शॉर्ट में कहते हैं रेर और सेर। ऐसे याद कराती हूँ मैं इसको, रेर, रेर माने खुरदरा, और सेर, सेर माने स्मूथ। तो आप चाहो तो नोट भी कर लें अपने पास अगर आप नोट्स बना रहे हैं। और स्मूथ, ठीक है। और बच्चों इसी पे डिपेंड करता है ये बना क्या रहा है। एक्चुअली में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या है, क्या काम है इसका, अभी बताऊंगी। पहले दोनों चीजों को समझ लेते हैं, ठीक है। बच्चों एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज बेसिकली द सुपरवाइजर, इट इज अ प्रोडक्शन मैनेजर ऑफ योर सेल। आपके सेल के अंदर जो प्रोडक्शन हो रहा है, उत्पादन हो रहा है, वो यही भाई साहब कर रहे हैं। देखिए बच्चों, कोई भी जीव है ना, कोई भी जीव, एनीबडी, उसकी बॉडी में दो ही चीजें होती है, या तो वो प्रोटीन बनाता है या वो किसी भी तरह का लिपिड यानी कि वसा बनाता है। अब वो कुछ भी हो सकता है, वो प्रोटीन हार्मोन भी हो सकता है, वो प्रोटीन एंजाइम भी हो सकता है, वो हार्मोन कोई एंटीबॉडी भी हो सकता है, इट कुड बी एनीथिंग, लेकिन होगा वो प्रोटीन। तो ऐसे में प्रोटीन को बनाने के लिए हमारे पास कौन सी मशीनरी है? बताइए कौन सी मशीनरी, मेरे साथ बोलेंगे सारे बच्चे। हमारे पास प्रोटीन बनाने के लिए जो मशीनरी है उसका नाम है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि खुरदरा अंतःस्राव्य जालिका। कल मैंने नाम सबके हिंदी में आपको लिखवा दिए थे, तो जिनका कल का वो क्लास छूट गया है प्लीज वॉच कर लेंगे, ठीक है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, चिकना, चिकना तो चिकने से क्या क्या याद रहेगा? फैट, वसा, क्या बनाएगा? वसा। चलिए आगे चलती हूँ। उसके बाद बच्चों अब जो भी कुछ ये बना रहा है, आप क्या क्या डायग्राम में सामने आप बहुत अच्छे से देख पा रहे होंगे कि इधर से जो भी बन के आ रहा है वो बाहर वॉल्स की शेप में जा रहा है, छोटे छोटे
अणु बन गए हैं, मॉलिक्यूल्स बन गए हैं, वो बाहर निकलता हुआ जा रहा है, उसको कौन पकड़ रहा है? उसको चपटी प्लेट वाला गोल्जी काय या गोल्जी बॉडी पकड़ रहा है और उसको फिर पहुंचाएगा, उसको छोटे छोटे बंडल्स में पैक करेगा, ठीक है, और उसको जहां भेजना है वहां पर उसको ट्रांसलोकेट कर देगा। तो इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, ट्रैफिक पुलिस वाला चेक करेगा सही माल बना है, क्वालिटी सही है कि नहीं, अगर खराब बनी है तो रिजेक्ट करेगा, सही बनी है तो आगे पहुंचा देगा, माल को आगे पहुंचा देगा, डिस्पैच कर देगा, ट्रांसपोर्ट कर देगा। तो प्रोटीन को गोल्जी बॉडी रिसीव करता है और दूसरे मटेरियल लिपिड को प्रोटीन में ऐड कर देता है, ठीक है, समझ आ रहा है? तो बिल्कुल सामने साफ आप डायग्राम में इसको देख सकते हैं। आगे चलती हूँ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अब थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे बच्चों। जैसे कि मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले कहा कि ये डबल लेयर होता है, बोला था कि नहीं बोला था? किसने खोज करा था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का? गार्नियर ने करा था, 1897 में करा था। और बच्चों कहाँ कहाँ नहीं पाया जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? ना तो आपकी आरबीसी में मिलता है क्योंकि न्यूक्लियस ही नहीं होता है, ना बैक्टीरिया में होता है और ना वायरस में होता है, बाकी ये सब जगह पूरे बॉडी में सब जगह मिलता है। प्लीज इसको बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से नोट करें। हमारे आरबीसी में बैक्टीरिया और वायरस को छोड़कर हर जगह, हर कोशिका में ये पाया जाता है, इन एवरी सिंगल सेल ऑफ योर बॉडी। नोट कर लीजिए। चल अगला क्वेश्चन, सॉरी अगला नेक्स्ट आपको बताती हूँ। वही मैंने आपको जो भी बताया कि दो प्रकार के होते हैं, रेर और सेर। रफ का काम क्या बताया मैंने आपको? रफ वाले भाई साहब क्या काम कर रहे हैं? रफ वाले कर रहे हैं प्रोटीन्स बना रहे हैं। बच्चों ये प्रोटीन्स क्यों बना रहे हैं? क्योंकि इनके पास है जो पीली पीली बिंदियां नजर आ रही हैं आपको, ये पेपर में आता है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर वो जो ग्रेन्यूल्स यानी कि जो दाने ऊपर चिपके होते हैं वो क्या चीज होते हैं? तो आपको बताना है कि वो राइबोसोम्स होते हैं। साइज क्या होता है इन राइबोसोम्स का? 80s, ठीक है। मैं एक एक चीज आपको बहुत प्यार से आराम से समझा रही हूँ ताकि आपको मौका मिले समझने का, धीरे 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 आपके सेल में क्या होता जा रहा है। तो राइबोसोम 80s प्रोटीन्स बनाते हैं, रेर वाले और सेर वाले सर क्या बनाते हैं? ये भाई साहब बनाते हैं लिपिड्स यानी के वसा, ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट का फर्दर सिंथेसिस करते हैं। क्लियर हो गई बात? चलें आगे, आ जाइए और देखिए, जैसे मैंने अभी आपसे बोला कि भाई से का काम होता है वसा और लिपिड के मॉलिक्यूल को बनाना, उनको आगे ट्रांसपोर्ट करना, उनको अपनी शरीर के जरूरतों के हिसाब से सिंथेसाइज करना। प्रोटीन राइबोसोम्स के द्वारा होता है। बिल्कुल आपको सामने हम एक एक चीज क्लियर आपको, ठीक है। और हमेशा याद रखिए कि बच्चों जितना भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, स्मूथ और रफ दोनों, ये एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, एक दूसरे से। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं हिल्ली जीवत जनन यानी कि मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। और एक बात बहुत ध्यान से सुनिए गाइस की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो ये जो दो अलग अलग प्रकार हैं ये भी आपस में चिपके हुए होते हैं। अंदर की तरफ ज्यादातर दानेदार यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है जो आपके न्यूक्लियस से बिल्कुल डायरेक्टली चिपका हुआ होता है, ठीक है। और जो बाहर, जैसे आप बाहर की तरफ आते चले जाएंगे, फ्रॉम द न्यूक्लियस से बाहर आते चले जाएंगे, बाहर की तरफ डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेल मेम्ब्रेन, तो आपको बाहर की तरफ चिकना वाला यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नजर आएगा जिसका काम होगा फैट्स बनाना, ठीक है। तो आप ये देख ही रहे हो कि ये यहाँ पर ये गोल्जी बॉडी बच्चों किस तरीके से, कैन यू सी द डायग्राम गाइस? कैन यू सी इट? थोड़ा सा जूम कर देते हैं आपके लिए। कैन यू सी कि यहाँ पर किस तरीके से, ये देखिए आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकलकर ये गोल्जी बॉडी, गोल्जी सर इसको पकड़ रहे हैं कि चलो भाई चलो, अब तुम्हें चेक करना है कि ठीक बने हो कि नहीं बने हो, है ना। और बच्चों यहाँ पर इनके बीच में क्या होता है? इस मटेरियल को यहाँ तक गोल्जी तक सीधा पहुंचाने के लिए बीच में एक मीडिएटर होता है, क्या नाम होगा उसका? साइटोप्लाज्म,
यानी कि कोशिका द्रव्य, वो जेली जैसा जो मैंने आपसे बोला कि भाई बिना इसके हम जीवन की कल्पना ही नहीं कर सकते। यहाँ पे कोशिका द्रव्य, इसके सहारे वहां पर सीधा पहुंच जाता है। चलिए अब आ जाओ, बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों, ये आपकी कोशिका झिल्ली है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रही हूँ, ध्यान से सुन लीजिए इसको। आपकी कोशिका झिल्ली और उसके बाहर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और उससे थोड़ा सा दूर गोल्जी बॉडी। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और गोल्जी बॉडी, इन दोनों का निर्माण कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही करता है। नोट करिए, कौन कर रहा है? यार बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, नोट। हम आगे चलेंगे। चलिए ठीक है, आगे चल रहे हैं, नोट कर लिया। अब आ जाओ गोल्जी पे। तो हमने काफी अच्छा डिस्कशन करा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब आती हूँ मैं गोल्जी पे। तो गोल्जी आप सामने डायग्राम में भी देख सकते हो, उसकी लोकेशन क्या है। को बहुत अलग अलग नामों से बच्चों जाना जाता है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी काय, गोल्जी उपकरण, गोल्जी सोम, इंटरनल रेटिकुलम अपैरेटस, बहुत सारे नाम है, लेकिन सबसे कॉमन नाम है गोल्जी काय यानी कि गोल्जी बॉडी। करता क्या है? सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देखते हैं गाइस। के पास तीन चीजें होती है, ये चपट्टी चपट्टी सी प्लेट्स होती हैं और एक दूसरे के ऊपर पैरेलल संगीन तरीके से ये इसकी लेयर्स लगी होती। तो आपने अभी पीछे वाले डायग्राम में देखा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो भी बनकर आ रहा है, एवरीथिंग, वो सब कुछ, एवरीथिंग गोल्जी के अंदर जा रहा है और गोल्जी में इधर से जाएगा उधर से निकलेगा, ये आपको याद रखना। तो गोल्जी में तीन चीजें हैं गोल्जी के अंदर टोटल। सिस्टर्ने, ये भी बच्चों बाइलेयर, बाइलेयर मतलब द्वि सतही। मैंने अभी आपसे क्या बोला कि गोल्जी के अंदर भी डबल लेयर होती है, ये देखिए नीचे लिखा है हमने यहाँ पर। इसके अंदर डबल लेयर सेल मेम्ब्रेन होती है और दोनों के बीच में 60 से 70 एंगस्ट्रॉम, कितना स्पेस होता है? एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम कितना होता है गाइस? आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, एक एंगस्ट्रॉम कितना बराबर होता है बताइए? 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 1 एंगस्ट्रॉम कितने मीटर्स के बराबर होता है? चलिए मैं आपको बता देती हूँ। तो कंफ्यूज नहीं होना है, 10 टू की पावर -10 -10। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो आपका ये जो अलग अलग लेयर्स आपको नजर आ रही है बच्चों, लेयर्स के बीच में भी डिस्टेंस होता है और कितना डिस्टेंस होता है? 60 से 70 एंगस्ट्रॉम का डिस्टेंस। ठीक है, तीन बातें होती हैं इसके अंदर। सिस्टर्ने, वेसिकल। सिस्टर्ने क्या है? ये लंबा लंबा, ये जो प्लेट्स है जिनके अंदर आप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से सामान जो पकड़ रहे हैं, और ये आपका इधर ल्यूमन हो गया, ठीक है। ये वेसिकल्स उधर से कैसा जाएगा? बॉल्स बन बन के निकल जाएगा, वेसिकल्स बन बन के निकल जाएगा। वेसिकल्स मतलब थैलियां, छोटी छोटी थैलियां आ जाएगी, ठीक है। तो इधर से गया उधर से निकल गया, तो बीच में क्या काम हो रहा है? बीच में ये काम हो रहा है, चेक कर रहे हैं कि भाई जो प्रोटीन और जो सारी बायो चीजें बनकर आ रही हैं ठीक आ रही हैं, आगे तो भेजिए, आगे पैक करिए, और ब्रेन का ब्रेन में भेजिए, लीवर का लीवर में भेजिए, ब्लड का ब्लड में भेजिए। इस तरीके से ये काम बच्चों चलता रहता है, ठीक है। और यहाँ पर बहुत सारे, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रही हूँ, आता किधर से है? इनकमिंग ट्रांसपोर्ट व्हीकल आ रहा है सिस फेस। जैसे आप लेफ्ट और राइट मिरर में पढ़ते हो ना, सिस और ट्रांस यहाँ पर हम कंसिडर करते हैं। इधर से आएगा ईआर से और इधर से पैक होकर निकल जाएगा, तो इनकमिंग ट्रांसपोर्ट व्हीकल, ठीक है। आ गया समझ में? क्लियर हो रहा है? तो ये इनकमिंग हो रहा है सिस फेस। और प्रोटीन, यहाँ पे कौन कौन से एंजाइम्स आपका बच्चों पाए जा रहे हैं? यहाँ पर
ATPase, ADPase, ATPase, 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 ठीक है, साइटोडिनेज। यानी कि बेसिकली कहने का मतलब ये है कि हम यहाँ पर जितने भी एंजाइम्स हैं आपके थायमिन वाला, मतलब डीएनए के पास 4 बेसिस होते हैं, थायमिन, साइटोसिन, एडेनिन, गुआनिन। तो बच्चों उससे रिलेटेड जितने भी एंजाइम्स है वो सब कुछ कहाँ मिलेंगे आपको? गोल्जी काय में मिलेंगे, गोल्जी बॉडी में मिलेंगे, सभी चीजों को कैटाबोलाइज करने के, ठीक है। और एक बात और बता दूं, अगेन मैंने अभी आपसे बोला था कि गोल्जी का निर्माण भी ईआर करता है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का निर्माण भी ईआर करता है, ठीक है। नोट कर लीजिए प्लीज, नोट कर लीजिए। चलिए तो बच्चों ये नोट कर लिया आपने। अब थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि भाई गोल्जी बॉडी का काम क्या क्या है। तो गोल्जी बॉडी का काम है, सबसे इंपॉर्टेंट काम है लाइसोसोम्स बनाना, बहुत इंपॉर्टेंट काम, सबसे इंपॉर्टेंट काम लाइसोसोम्स बनाना। अब लाइसोसोम क्यों इंपॉर्टेंट है वो मैं आगे डिस्कस करूंगी आपसे। बेसिकली भी ये जान लीजिए कि आपके पूरे जो सेल का कचरा है, सारे बॉर्डर सेल का टॉक्सिन है या सेल का आयु पूरा हो चुका है, अब उसको खत्म करना है, तो ये सारा काम लाइसोसोम्स के अंदर रहता है। लाइसोसोम को कोशिका का सफाई कर्मचारी, या एक तरीके से ये कह लीजिए कि प्रॉपर बच्चों सारा साफ सफाई करता है, आपके सेल को दूषित होने से बचाता है, आपके सेल को मेंटेनेंस करता है, मेंटेनेंस मैनेजर है, ठीक है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात बच्चों, गोल्जी का काम है पौधों के अंदर क्या काम करता है? ये सेल वॉल, सेल वॉल सेल्यूलोज जो बनाता है वो कौन बना रहा है? गोल्जी। जो अंदर सेल प्लेट्स होती है बच्चों, जैसे हार्ड हो जाते हैं सेल तो प्लेट्स भी बनाई जाती है, सेल प्लेट से बनाएगा। पॉलीसेकेराइड का निर्माण कौन करेगा? गोल्जी काय करेगा। और हमारे जो बच्चों स्पर्म्स होते हैं, जंतु में अंदर जो स्पर्म होते हैं ह्यूमंस में, शुक्राणु, तो शुक्राणु जो होता है ना गाइस, मैं आगे कैसे इस तरीके से एक पैना सा चोंच होता है, तो ये इसको कहा जाता है एक्रोसोम। ये क्या करता है? एग के अंदर जब जाता है तो भेदन करने के लिए एक चोंच सी चाहिए होती है एग को भेदने के लिए, तभी शुक्राणु एग से जाकर मिल पाएगा। तो यहाँ पर ये जो एक्रोसोम बना होता है आपका, ये एक्रोसोम भी किससे बना होता है? गोल्जी के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बता, ठीक है। और सेकेंडरी काम क्या है गोल्जी का? कि भाई चीजें आ रही है उनको चेक करना कि सही बनी है कि नहीं बनी है, प्रोटीन सही बना है, कार्बोहाइड्रेट सही बना है, लिपिड सही बना है, नहीं बना, बना है आगे भेजिए, पैक करिए उसको, छोटे छोटे बंडल्स बनाइए। हाउ टू पैक देम? छोटे छोटे बंडल्स बना के छोटी छोटी पुटिकाएं बनानी है, स्मॉल वेसिकल्स बनानी है, और उनको आगे स्मॉल बंडल्स के अंदर भेजना है। उनको मॉडिफाई करना है, उनमें कोई कमी है उसको कमी पेशी है ठीक करना है। तो ये सारा जो काम है गाइस, ये किसका है? गोल्जी अपैरेटस का काम है, बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए आगे चलती हूँ। अब आता है तीसरा, लाइसोसोम, लायनाकाय, यानी कि इसको हम आत्महत्या की पोटली भी कहते हैं। और बच्चों उसकी खोज किसने करी थी? क्रिश्चियन डिड्यूवे, 1955। लाइसोसोम के बारे में उन्होंने हमें बताया। बच्चों अभी मैंने आपसे थोड़ी देर पहले कहा कि लाइसोसोम्स सिंगल मेम्ब्रेन होता है, सिंगल लेयर होती है इसके पास, और इसका काम है पूरी कोशिका में घूमते रहना, और जहां पर भी गंदगी, टॉक्सिन, बेकार की चीज, रिजेक्टेड माल, ये सब कुछ है उसको उठाकर हजम कर लेना। इसके पास जबरदस्त एंजाइम्स होते हैं बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट बता रही हूँ, ध्यान से सुनते रहिएगा। लाइसोसोम्स जितने भी सेल के अंदर भारी पदार्थ, मान लीजिए कोई बैक्टीरिया आ गया, या कोई गलत प्रोटीन बन गया, कोई गलत लिपिड बन गया, या जो पुरानी सेल के अंदर पुरानी कोई
कोशिका अंग पुराने हो गए तो उनको खत्म कर देगा। लाइसोसोम उनको चूस लेता है सकर्स की तरह, वैक्यूम की तरह, और उनको हजम कर लेता है। ऐसा क्यों करता है? लाइसोसोम के पास जबरदस्त डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। क्या होते हैं? जबरदस्त डाइजेस्टिव एंजाइम। तो जितने भी कार्बनिक पदार्थ हैं अंदर, उन सबको ये तोड़कर फिनिश कर देते। तो आपका पेट है, आप कुछ भी खाते हो, दाल चावल सब्जी रोटी अंडा सलाद, वॉट एवर यू ईट, कुछ भी आप खाते हो, तो उसके लिए उसको ब्रेक करने का काम कौन करता है? लाइसोसोम। सब कुछ हजम कर जाता है। लक्कड़ कहते हैं, लक्कड़ पत्थर सब हजम हो जाते हैं भाई साहब। ठीक है, उसके अलावा फिर बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रही हूँ बच्चों, आपके सेल में इतनी सारी रिएक्शंस होती रहती हैं, हर वक्त होती रहती हैं। तो जब किसी सेल का आयु पूरा हो जाता है या वो डैमेज हो जाता है, चोट लग जाता है, ज्यादा ही मतलब कहते हैं ना कि बिल्कुल गया गुजरा हो गया, तो ऐसे में लाइसोसोम क्या करेगा? अब उसको लगेगा हाँ भाई सब निपटा दे, खत्म कर, तो फट जाएगा और पूरा एंजाइम उस पूरे सेल को, मतलब ये सेल है, ये लाइसोसोम है, तो ये फट जाएगा और फट के इस पूरे सेल को खत्म कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। और इसीलिए बच्चों उसको क्या बोला जाता है? आत्मघाती थैली। और हमेशा बात याद रखिए कि लाइसोसोम्स आर फुल ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम। ये आपके सेल का पेट ऐसा काम करता है, जैसे पेट काम करता है ना, सब कुछ हजम, ऐसे ये काम करता है। ठीक है, समझ आ गया? और बच्चों लाइसोसोम्स को एंजाइम्स कहां से मिलते हैं? इसके लाइसोसोम्स को एंजाइम कौन बनाकर देता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कौन देता है बनाकर? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि स्टेरॉइड। तो बच्चों लाइसोसोम जैसे ही फटता है, नया सेल बनना हो जाता है। कौन सा एंजाइम है जो ज्यादातर इस काम में मदद करता है? फॉस्फेटेज। बच्चों कहीं पर भी अगर एज लगा है आगे, कहीं पर भी अगर एज लगा है आगे, एज, एज का मतलब ही होता है कि ये एंजाइम है। पहचानने का आपको ट्रिक समझा रही हूँ, बायो में कहीं पर भी एज लगा है तो समझ जाइए वो एंजाइम। एंड एवरी एंजाइम इज प्रोटीन। बर्जीलियस का ये थ्योरी है, जिसमें बर्जीलियस कहते हैं कि एवरी एंजाइम इज अ प्रोटीन। हर एंजाइम प्रोटीन है। एंजाइम को हिंदी में हम क्या कहते हैं? उत्प्रेरक। तो किसी भी बायोकेमिकल रिएक्शन की गति को तेज या मंदा कर देते हैं। जैसे मैंने आपसे बोला भाई, आप श्वसन कर रहे हो, आप सांस ले रहे हो, तब भी आपको एंजाइम चाहिए। आप फोटोसिंथेसिस कर रहे हो, तब भी आपको एंजाइम चाहिए। आप खाना पचा रहे हो, तब भी एंजाइम चाहिए। खाना बाहर निकाल रहे हो, तब भी एंजाइम चाहिए। यानी कि आपको हर चीज के लिए एंजाइम चाहिए। ऑक्सीजन अंदर ले रहे हो, तब भी एंजाइम चाहिए। CO2 छोड़ रहे हो, तब भी एंजाइम चाहिए। तो एंजाइम, एवरी एंजाइम इज अ प्रोटीन, बट नॉट एवरी प्रोटीन इज अ एंजाइम। बट नॉट एवरी प्रोटीन इज अ एंजाइम। ठीक है, हर प्रोटीन एंजाइम की तरह काम नहीं कर सकता, लेकिन हर एंजाइम 100% प्रोटीन होता है। और बच्चों ये हमें किसने बोला था? ये हमें बोला था बर्जीलियस ने। यहाँ पे कौन सा है जो लाइसोसोम में सबसे ज्यादा काम कर रहा है? एसिड फॉस्फेटेज। ये सेल को तोड़ने का काम करता है गाइस। तो आई गेस यहां तक अगर कोई डाउट आपके ब्रेन में आ रहा है तो पूछ लीजिए। कोई भी आपके ब्रेन में अगर डाउट आ रहा है तो आप पूछ सकते हैं और इसको नोट कर लीजिए। क्या बच्चों क्लियर है? चलिए, तो अगला आपको समझना है माइटोकॉन्ड्रिया। बड़ा चर्चित नाम है, लगभग हर बच्चा जानता है। कुछ नहीं जानता तो इतना जरूर जानता है कि माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल। यानी कि जो सेल फैक्ट्री आपकी चल रही है, तो चलाने का जिम्मा, इसको पावर देने का जिम्मा किसका है? ऊर्जा का केंद्र कौन है?
माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, इसकी खोज बच्चों सबसे पहले मसल सेल में किया था कॉलिकर ने, और कॉलिकर ने इसको उस समय नाम दिया था बायोप्लास्ट। क्या नाम दिया था? बायोप्लास्ट। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया नाम रखा, बाद में बेंडा ने नाम रखा था, बेंडा, कार्ल बेंडा ने। और एग्जैक्टली इसकी जो खोज करी थी वो करी थी ऑल्टमैन। तो 3 नाम आते हैं, ज्यादातर ऑल्टमैन पूछा जाता है। हु डिस्कवर्ड माइटोकॉन्ड्रिया? ऑल्टमैन। मसल सेल में किसने देखा? कॉलिकर ने। बायोप्लास्ट बोला किसने? कॉलिकर ने। और बेंडा ने क्या बोला? माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। और जितना भी आधुनिक सर्वेक्षण था माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया जो है केवल पावर हाउस नहीं देता है। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में 2 विशेष बातें मैं आपको बताती हूँ कि माइटोकॉन्ड्रिया केवल एक तो यूकैरियोटिक कोशिकाओं का पार्ट था, यूकैरियोटिक सेल ओनली। और ये बैक्टीरिया में, इट इज नॉट फाउंड इन बैक्टीरिया। ये ना बैक्टीरिया में, किसी भी कोई भी बैक्टीरिया हो, ना तो बैक्टीरिया में मिलेगा, ना वायरस में मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा आपको ये, सिवाय कहां पर? यूकैरियोटिक। क्योंकि बैक्टीरिया क्या है? प्रोकैरियोटिक। तो बच्चों ये बेंडा ने सबसे पहले एक बात हमें बताई कि भाई माइटोकॉन्ड्रिया के पास हमारा जो डीएनए, अभी हमने क्या पढ़ा थोड़ी देर, डीएनए जो मिलता है वो आपके बेसिकली न्यूक्लियस में मिलता है। लेकिन इन्होंने एक बात बोली थी बेंडा ने कि भाई न्यूक्लियस में तो मिलता ही है, जेरोक्स कॉपी आपके डीएनए का, पूरा जो आपका क्रोमोसोम्स का सैंपल है, आपके डीएनए का एक जेरोक्स कॉपी आपको कहाँ मिलता है? माइटोकॉन्ड्रिया में प्लेस्ड है। तो पेपर में बहुत बार क्वेश्चन आता है, और मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले कहा कि माइटोकॉन्ड्रिया अगेन बाइलेयर होता है, ये डबल लेयर होती है इसके अंदर। तो इसका एक डीएनए का कॉपी आपका कहाँ मिलता है? यानी कि आपके पूरे सेल में डीएनए कहाँ का मिल रहा है? न्यूक्लियस प्लस माइटोकॉन्ड्रिया। प्लांट, एनिमल सेल और प्लांट सेल में एक जगह और मिलता है, बताऊंगी आपको, दैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग डिस्कशन। तो यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया में आपको, यानी कि यूकैरियोटिक सेल में या बैक्टीरिया को छोड़कर दुनिया में जितने भी जीव हैं सबके माइटोकॉन्ड्रिया में उनके क्रोमोसोम की कॉपी रहती है। ठीक है, अब माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ नहीं मिलता है? अभी मैंने आपको बताया बैक्टीरिया में नहीं मिलता है। ब्लू ग्रीन एल्गी, बीजीए, जिसको आप साइनोबैक्टीरिया, वही बैक्टीरिया की प्रजाति में आता है, तो उसके अंदर भी ये नहीं मिलता है। प्लांट सेल में मिलेगा और सभी एनिमल प्लाज्म में मिलेगा। कहाँ मिलता है? साइटोप्लाज्म में, यानी कि कोशिका द्रव्य। कहाँ मिलता है? कहाँ तैरता रहता है? ये कोशिका द्रव्य में तैरता रहता है। क्या बनाता है भाई? हमें ऊर्जा चाहिए दौड़ने के लिए, पावर हाउस ऑफ द सेल है, तो ये एटीपी बनाता है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एटीपी गाइस? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेटेज। जीवन जीने के लिए हमें, और बच्चों इसी रिएक्शन को जब माइटोकॉन्ड्रिया कैसे बनाता है, इसी रिएक्शन को हम कहते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन। बहुत बार पेपर में आ चुका है कि सेल्यूलर रेस्पिरेशन, कोशिकीय श्वसन कहाँ होता है? कोशिकीय श्वसन की जगह कौन सी है? कहाँ होता है? आपको लिखना है, ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया। है, और माइटोकॉन्ड्रिया में बच्चों इस रिएक्शन में होता क्या है? सेल्यूलर रेस्पिरेशन में वो रेस्पिरेशन हमेशा माइटोकॉन्ड्रिया, ये जो रेस्पिरेशन करता है ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में करता है, और इसलिए इस रेस्पिरेशन को हमें क्या बोलते हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन। मैंने आपको पहले भी अलग से कई बार एमसीक्यूज और वैसे डिस्कशन में बहुत बार बच्चों आपको पढ़ाया है, लेकिन जो बच्चा आज पहली बार इसको सुन रहे हैं तो ध्यान से नोट करिएंगे। रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन, और ये इसका मैं रिएक्शन आपको पूरा लिख के दिखा देती हूँ। आप जो ग्लूकोज खा रहे हो, भाई आपका ब्लड शुगर, ग्लूकोज किस लिए आपको चाहिए? आपको माइटोकॉन्ड्रिया के लिए तो चाहिए, तो ग्लूकोज आपने खाया और इसका फॉर्मूला हुआ C6H12O6। आपने जब खाया और साथ में ऑक्सीजन लिया, तो अंदर पहुंचा माइटोकॉन्ड्रिया में, पानी आपके शरीर में मौजूद था, और यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया के पास साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स नाम के एंजाइम्स होते हैं। पूरा एंजाइम्स का ग्रुप होता है, जत्था होता है, साइटोक्रोमिक एंजाइम्स कहा जाता है इसको।
मैंने आपसे कहा था हमारे बॉडी में बिना एंजाइम्स की मर्जी के एक पत्ता नहीं हिल सकता, आप कितना भी कुछ भी दे लीजिए इनको, वरना तो बायोलॉजी केमिस्ट्री में फर्क ही क्या रह जाएगा विदाउट एंजाइम अगर सारे काम होने लगे। तो बच्चों ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन पानी और एंजाइम्स हैं ही, माइटोकॉन्ड्रिया में काम चल रहा है और बदले में आपको क्या बना के दे रहा है 36 एटीपी, 36 एटीपी और ढेर सारा कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये रिएक्शन है जो आपके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चलती रहती। समझ आ गई बात, नोट कर लें। अब जैसे मैंने आपसे बोला कि माइटोकॉन्ड्रिया में बच्चों दो लेयर्स होती है, एक बाहरी एक अंदरी। तो आप देख सकते हो हमने इसको ओपन करके आपको दिखाया है, बाहरी मेम्ब्रेन और अंदरी मेम्ब्रेन। जो एरोबिक रेस्पिरेशन का रिएक्शन मैंने भी आपको लिखकर दिखाया, वायवीय श्वसन, इसको क्या कहा जाता है, वायवीय, वायवीय मतलब इन ऑक्सीजन। तो यहाँ पर ये सारा काम कहाँ हो रहा है, ये इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आपको बच्चों इंटरनल लेयर्स नजर आती है इस तरीके की, उंगली जैसे प्रोजेक्शन होते, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते। इन्हीं फिंगर्स वाली प्रोजेक्शन के अंदर आपके एंजाइम्स और F1 F2 करके F0 करके यहाँ पे एंजाइम्स होते हैं, सब कुछ जो एटीपी का निर्माण कर रहे हैं वो यहीं पर कर रहे हैं। ये देखिए, और यहाँ पे अंदर द्रव्य होता है जिसको मैट्रिक्स कहा जाता है, पूरा द्रव्य यहाँ भरा होता है। क्या क्या होता है द्रव्य में, कुछ फाइबर होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, सब यहाँ पे बीच में आपके भरा होता है और यहाँ से निकल निकल कर एनर्जी जो है वो आपके बॉडी में डिजोल्व होती रहती है एटीपी। तो थोड़ा सा एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया आपके श्वसन और भोजन को ऑक्सीडेशन माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होती है। आप जो भोजन खा रहे हैं, भोजन की ऊर्जा को आपके शरीर की चल ऊर्जा में यानी कि काइनेटिक ऊर्जा में ऑक्सीडेशन, कौन सी प्रक्रिया होती है, ऑक्सीडेशन, अपचयन। क्या बोलते हैं ऑक्सीडेशन, अपचयन। साइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम्स होते हैं, वही मैंने आपसे बोला, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स होता है जिसमें ये सारा आपका ऊर्जा आपको मिलता रहता है। एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से आपको 36 एटीपी मिलता है, ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया हमारे श्वसन अंग है, जैसे हमारे पूरे बॉडी में लंग्स है, तो हर सेल का भी एक, मैंने आपसे बोला सेल अपने आप में कंप्लीट जीव है, इसमें पेट भी है, आंत भी है, सब कुछ है इसके पास, है ना। तो अभी मैंने आपसे क्या बोला, लाइसोसोम खाने का काम कर रहा है, पचाने का काम कर रहा है, एक्सक्रीशन का काम कर रहा है। माइटोकॉन्ड्रिया श्वसन, रेस्पिरेशन, जहां पर आपके बॉडी का सारा कार्बोहाइड्रेट और वैसा ऑक्सीडाइज होकर क्या बना रहा है, CO2 बना रहा है और पानी बना। ठीक है गाइस, तो ये कुछ बेहतरीन बातें आपके लिए हमारी तरफ से। तो मुझे ऐसा लगता है आज की क्लास आपको बहुत जबरदस्त लगी होगी और इसी बात पर वीडियो को जबरदस्त तरीके से, जो बच्चे बीच में भी आए थे मैंने बोला नहीं बात बीच में, तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक शेयर करिएगा, अच्छा लगे सारे नोट्स को रिवाइज करिएगा। कंप्लीट सेल अभी सेल में बचता है, बाकी का पार्ट 3 कल आएगा आपके पास। तो कल आपके डाउट्स भी पकड़ेंगे और जो रह गया है उसको भी गाइस हम लोग कवर करेंगे आपके साथ। तो चलिए शुरू करती हूँ। सॉरी, अब जाने के लिए आपसे बात करूंगी, काफी आज डिस्कशन हो गया है और उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का हमारा क्लास बहुत पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच गाइज, अपना ध्यान रखें। कल जो हमारा क्लास आएगा उसमें मैं आपको यहीं से आगे लेकर जाऊंगी, यानी कि आज हमने माइटोकॉन्ड्रिया तक डिस्कस कर लिया है, क्योंकि बहुत बड़ा, मैंने आपसे बोला था ये बहुत लंबा डिस्कशन है और ये एकदम से खत्म नहीं होगा। अभी भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो डिटेल में हमने बताई नहीं आपको, क्योंकि समय हमारे पास थोड़ा सा कम रहता है। तो मेन मेन बातें हमने आपसे डिस्कस करी है। तो बस गाइज, हमारी उम्मीद है कि आप इन सारे नोट्स को बना ले, रिवाइज कर ले और अगली कक्षा में आपके जो भी डाउट्स हो उसको आप जरूर पूछ ले। थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखें। आपसे फिर मिलती हूँ बच्चों, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद एंड जय भारत। बाय बाय एंड टेक केयर। सी यू टुमारो एट 10।